हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वीडियो एक डाली थी, उसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अंकिंग कराए थे। इसमें 10 क्वेश्चंस कराए थे। आज उसके आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा देखिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात कर दी, मैंने क्या कहा था, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है नेगेटिव ली जाती है। तो F बराबर क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि अवतल दर्पण की बात कर रहा है, ठीक है। के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है, हम लोग क्या लेते हैं, U का मान पूछ रहा है, ठीक है। उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। तो मान लेते हैं अगर वस्तु की लंबाई x सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना बनना चाहिए, कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दोगुने आकार का बने। मतलब प्रतिबिंब कितना बनना चाहिए, 2x सेंटीमीटर बनना चाहिए। अच्छा, आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो चिन्ह क्या ले रहेगा, माइनस में ले रहेगा। अब देखिए F पता है हमें, I और O हमने ये माने हैं, और U निकालना है, V नहीं पता है। अगर हम मान लीजिए ये फॉर्मूला जानते हैं, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं तो हमें उसके लिए U निकालने के लिए V भी तो पता होना चाहिए। V तो नहीं पता है, लेकिन हाँ हमें एक रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला पता है दर्पण का, I/O बराबर माइनस का V/U। देखिए I और O के मान हम रख देंगे, वहां से V का मान U के पदों में निकाल लेंगे। क्यों U के पदों में, क्योंकि V का मान तो हमें पता नहीं है और U का भी नहीं पता है। अगर U के पदों में V का मान हम निकाल लें तो यहाँ पे रख देंगे, U का मान हमें पता चल जाएगा। चलिए पहले रेखीय आवर्धन से देखते हैं, चूंकि क्वेश्चन होता है I/O बराबर माइनस का V/U। ये होता है I का मान माइनस का 2x, O का मान x बराबर माइनस का V/U। और O की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, x की। O बराबर है x सेंटीमीटर, ठीक है। x से x कट गया, माइनस से माइनस, V का मान क्या आ गया, 2u आ गया, ठीक है। अब V का मान निकाल लिया U के पदों में, ठीक है। अब हम जानते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है फोकस दूरी निकालने का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान है माइनस का 30 बराबर 1/v का मान कितना अब हम लोगों ने निकाला है, 2u प्लस 1/u, ठीक है। अगर हम 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो देखिए हमें ये 2u मिल गया, यानी कि हमें हर बराबर हो गए तो नीचे क्या मिल जाएगा, 2u। ऊपर 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3, 1/ माइनस का 30। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, इस 2u को इधर ले आए, क्या हो जाएगा, 2u बराबर माइनस का 90। या हम u बराबर कह सकते हैं, काट देंगे कितना आएगा, 45, माइनस का 45 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से 2 गुना आकार का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, फिर से अवतल दर्पण दे रखा है, F का मान कितना हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है कि एक मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है। मतलब वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई दे रखा है उसने 3 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, मोमबत्ती रखी हुई है मुख्य अक्ष पे, यानी कि ऐसे मोमबत्ती रखी होगी मुख्य अक्ष पे, तो ये क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि रखिए प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि कितनी दूरी पर बनेगा, V का मान हमसे पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है I का मान, ठीक है। और स्थिति बताइए, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या है, आकार, ठीक है। अब देखिए F पता, U पता, V तो आराम से निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। V निकालना है ना, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f में से 1/u हटा देंगे, माइनस का 1/u, क्योंकि ये u इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 1/f का मान कितना है, माइनस का 10, माइनस 1/u का मान कितना है, माइनस का 15, 1/v, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखिए 1/v
अगर ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम तिरछी गुणा करा देते हैं, इनकी आपस में गुणा करा देते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है। चाहे तो आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। 10 तियाँ 30 मतलब माइनस का 3, 15 दूनी 30 तो प्लस का 2, कितना आ गया माइनस का 1/30। तो v का मान कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिल गई, प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई, ठीक है। यानी कि और माइनस मिला, यानी कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा आकार ज्ञात कीजिए। तो देखिए आवर्धन का फॉर्मूला हमें पता है, I/O बराबर माइनस का V/U। I बराबर देखिए माइनस लिया हुआ है, V का मान कितना है माइनस का 30, O इसमें जाके गुणा करेगा ना, तो O का मान कितना है 3, ठीक है। और U का मान हमको दे रखा है कितना, माइनस का 15। देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30, 2 तियाँ 6, तो I का मान क्या आ गया, माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और माइनस है आप देख सकते हैं कि कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। तो बिंदु प्रकाश स्रोत जो रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उत्तल दर्पण मान लिया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमने क्या कहा था, पॉजिटिव ली जाती है, लेकिन यू का मान तो माइनस होगा ना, तो यू का मान कितना दे रखा है, माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। अब एफ का मान क्या लेंगे अब एफ का मान लेंगे प्लस का 40 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव लेते हैं, अवतल दर्पण की निगेटिव लेते हैं। कह रहा है 40 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि स्थिति वी ही तो होगी, कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो वी ज्ञात करना है हमें। और कह रहा है आरेख भी बनाइए, ठीक है। चलिए स्थिति तो आराम से पता चल जाएगी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी निकालने का यही सूत्र होता है, ठीक है। एफ और यू पता है, वी निकालना है तो 1/v कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/v। यहाँ से देखिए एफ का मान 40 माइनस 1/u का मान माइनस का 40, हर बराबर है 40 मिल गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2/40 काट देंगे 20, ठीक है। तो 20 बच रहा, 20 दूनी 40, तो v का मान हमें क्या मिल गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि और ये पॉजिटिव मिला है, ठीक। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। अब हम किरण आलेख देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखिए ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, और ठीक है ये रहा उत्तल दर्पण, किधर आलेख बनाना है अभी देखिए, M1 और M2, ये हमारा हो गया क्या दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, और दर्पण से ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो अगर लाइन हम खींच देंगे तो वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसको इधर ही बढ़ा देते हैं। हाँ अब देखिए कह रहा है 40 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी हुई है, इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, मान लिया इसकी फोकस दूरी यहाँ पे आ गई, ये कितनी दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये अगर फोकस दूरी, और वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, वो भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। मान लीजिए ए भी वस्तु रखी हुई है, कितनी दूरी पर है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है, यानी कि जो परावर्तन होगा इसके चिकने इधर वाले उभरे हुए भाग से होगा, तो पहली किरण क्या होती है इसके समांतर जाएगी, जो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, ऐसे समांतर जाएगी जो क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। लेकिन वो परावर्तित जो होगी वो इस तरह से होगी कि ऐसा लगेगा वो किरण कहाँ से आ रही है, वो इसके फोकस से आ रही है, ठीक है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर गिरेगी, यानी कि इस दर्पण के ऊपर गोली दर्पण है, इस पर अभिलंबवत गिरेगी, और अभिलंबवत अगर किरण गिरेगी तो क्या होगी, जिस मार्ग पे जाएगी उसी मार्ग पे वापस आ जाएगी। लेकिन वो ऐसा जब वापस आ रही होगी तो लग रहा होगा कि वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है वक्रता केंद्र से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये काटेंगी, वहां उनका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा A', B', यानी कितनी दूरी बनेगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर। आप इसको स्केल की सहायता से बनाएंगे तो ये बहुत बढ़िया होगी। अगर 20 सेंटीमीटर दूरी आ रही ना, यानी कि ये बिल्कुल बीच में बनेगा आके, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, किरण आरेख हो गया। सब क्लियर है, ठीक है, देख लीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए, ठीक है। हम इसको रफ करते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। देखिए अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन आए तो कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, पहला फॉर्मूला समझते हैं। देखिए अगर लिखा हो 1 and 2 तो इसको हम लोग कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मान लेते हैं कि ये कोई तल है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। ये भरी हुई है वायु, इसे मान लेते हैं माध्यम 1, और ये भरा हुआ हमारा जल, ठीक है। ये जल है, इसको मान लेते हैं माध्यम 2। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है वायु से जल में जा रही है, ठीक है। तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा, ये हो जाएगा विरल माध्यम, और ये हो जाएगा सघन माध्यम, ठीक है। अब देखिए कोई अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि जाना तो इसको चाहिए सीधे, और ये अविलंब से की ओर झुक जाएगी क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है। तो ये आप सब पढ़ चुके होंगे, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्योंकि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब किरण जाती है तो विचलित होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यहाँ अगर लिखा हो 1 and 2 तो इसका मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, N2/N1, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो हम पहले माध्यम को ऊपर लिखेंगे अपवर्तनांक को, और उसके बाद दूसरे माध्यम को ऊपर लिखेंगे दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को, और पहले माध्यम के अपवर्तनांक को नीचे लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो ये कहता है कि अगर 1 and 2 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2N1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तीसरा एक और देख लीजिए, देखिए फॉर्म अगर प्रकाश की चाल से संबंधित करें अपवर्तनांक का तो होता है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, क्योंकि इसका यूज होगा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, कोई से बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए इसको क्या बोलते हैं, 1 and 2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कह रहा है तो वायु के सापेक्ष हो गया किसका, कांच का अपवर्तनांक, यानी कि G। तो क्या हो जाएगा, ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये कितना दे रखा है हमें, 1.50। फिर कह रहा है कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक। तो देखिए कांच के सापेक्ष यानी कि G, और किसका अपवर्तनांक, हीरे का। ये में दे रखा है 1.61, ठीक है, दे रखा है 1.6। कह रहा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, याद कर दीजिए, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो वायु के सापेक्ष यानी कि A, और किसका, AND हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, फॉर्मूला होता है 1 and 2 बराबर N2/N1, तो यहाँ से हमें AND निकालना है। अगर हम ND लिखेंगे तो ऊपर ND/NA, जो कि हमें नहीं दे रखा है NA, हम एक काम कर सकते हैं कि हम सबसे पहले लिखें GND। तो GND बराबर क्या हो जाएगा, ND बटे NG, यही तो हो जाएगा इस फॉर्मूले को। देखिए अब कोई जब अकेला अपवर्तनांक दिया हो तो हम किसके सापेक्ष ले लेते हैं, वायु के सापेक्ष ले लेते हैं। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें AND ज्ञात करना है, हमें ये ऊपर दिख रहा है AND। तो यहाँ से हम देखें तो AND बराबर क्या हो जाएगा, GND, ये वाला गुणा ये इसमें पहुंच जाएगा ANG, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, देखिए AND बराबर GND का मान क्या दे रखा है, 1.61 इंटू ANG का मान दे रखा है 1.50।
आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये जाएगा 2.41 लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए इन टी, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष है किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है, कितना दिया है 1.25, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक तथा कांच का अपवर्तनांक, मतलब कांच का अपवर्तनांक ये भी वायु के सापेक्ष दे रखा है, कितना 1.505 दे रखा है सिर्फ। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, यानी कि हमें द्रव के सापेक्ष, अच्छा एल क्यों ले, क्योंकि द्रव की बात कर रहा है, द्रव लिक्विड हो गया, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की क्या करनी है, गणना करनी है। ये वाला फॉर्मूला देखिए, एल एन जी बराबर क्या हो जाएगा, एन जी अपॉन एन एल, यही तो हो जाएगा। और क्या के सापेक्ष लेंगे, वायु के सापेक्ष। एन जी का मान दे रखा है 1.5 और नीचे क्या 1.25 आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 है, तो 0 बढ़ा लेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम 25 से काटे, 25 6 का 150, 25 पंजे 125, कितना आएगा 6/5, ठीक है। तो एल एन जी बराबर क्या आ जाएगा, आप देखिए 5 एकम 5, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1.2, ये आ जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। डाल लीजिएगा क्वेश्चन, हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके जो है डाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, कितनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक है, क्या दे रखा है हमें, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है हमें 3/2, तो कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल बताना है, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल बात पूछ रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, चाल को v से लिखते हैं, तो vg बराबर हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब देखिए माध्यम का अपवर्तनांक हमें दे रखा है कितना, 3/2 दे रखा है। वायु में प्रकाश की चाल नहीं दी है, निर्वात में दी है, और वायु में निर्वात में लगभग बराबर होती है प्रकाश की चाल, तो हम इसको भी क्या कह सकते, सी कह सकते हैं, यानी कि 3 × 10⁸, ठीक है। या कुछ ना करिए, आप इसको अभी सी लिख लीजिए, और माध्यम प्रकाश की चाल क्या होता है कि वीजी, ठीक है, वीजी, हमें वीजी ही तो निकालना है, तो वीजी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मान रख दीजिए वीजी इधर चला जाएगा, 3/2 नीचे आ जाएगा, वीजी बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸, ये क्या है हमारे पास, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल। 3/2, 3 नीचे आएगा, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, यानी कि हम 3 से 3 काट दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमें किस चाल आ गई, किसमें, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कांच में प्रकाश की चाल आ गई, जो हमसे पूछ रहा था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इससे पहले की वीडियो जिसमें 10 क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, और ये 16 क्वेश्चन हो गए, आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।